सभी भाइयों और बहनों को राम राम। मैं लेकर के आ गया हूँ एक नया वीडियो और हम चल रहे हैं इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कहानियों को लेकर। और अब की बार जो हम कहानी चला रहे हैं, जो एपिसोड्स चल रहे हैं, वो सीरीज का नाम है कलिंग की गाथा। महाभारत के बाद जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ तो वो हुआ कलिंग का युद्ध, जिसमें सबसे ज्यादा लोग मारे गए। तो चलिए अब हम कलिंग की कहानी को लेकर चलते हैं कि कैसे मौर्य वंश के एक राजा ने कलिंग को मिटाने के लिए कलिंग पर आक्रमण कर दिया। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया कि मौर्य वंश के दो राजाओं ने अपनी पूरा जीवन खपा दिया कलिंग को जीतने में, लेकिन वो जीत नहीं पाए। फिर आता है मौर्य वंश का एक तीसरा राजा और उसने इतनी शक्ति से युद्ध किया, इतनी शक्ति लगाई कलिंग को जीतने में, जैसे कलिंग को जीतने के बाद वो दुनिया का सम्राट बन जाएगा, दुनिया का शासक बन जाएगा। और खूब रक्त बहाया, अंत में कलिंग को अपने चरणों पर झुका ही दिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कलिंग पर शासन था नंद वंश का। साल था 321 बीसी। मगध पर नंद वंश का शासन था और मगध के ही अधीन जा रहा था कौन? कलिंग। और मगध का सम्राट उस वक्त जो हुआ करता था उसका नाम था धनानंद। ये नंद वंश से बिलोंग करता था। साल 321 बीसीई में धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सम्राट की गद्दी से धनानंद को उतार दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया और खुद बन गया मगध का सम्राट। अब जब यहाँ पर चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बनते हैं, मगध के सम्राट बनते हैं और मगध में एक तरीके से ये विद्रोह चल रहा था, युद्ध की लगातार ये भविष्यवाणी चल रही थी। इन्हीं सब के बीच में कलिंग ने खुद को कर दिया आजाद। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने टुकड़ों में बटे भारत को एक करना शुरू किया और एक एक राज्य को जोड़ जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया। भारत का पहला शासक कहलाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। हम कहें तो भारत के पहले सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब क्या हुआ कि अखंड भारत तो कर दिया, किंतु इसमें वो नहीं मिला पाए कलिंग को। कलिंग पर इन्होंने कई बार आक्रमण किए, कलिंग पर आक्रमण किए, किंतु कभी सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि कलिंग की ज्योग्राफी भी ऐसी थी और इनके पास अच्छी सशक्त सेना थी। लेकिन कलिंग की ट्रेड हिस्ट्री को देखते हुए, कलिंग की इंपॉर्टेंस को देखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य इस कलिंग को अपने अधीन करना चाहते थे, किंतु वो नहीं कर पाए। साल आता है 297 बीसीई, 297 बीसीई। यहाँ पर 297 में कर्नाटक में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है श्रवणबेलागोला। इस जगह पर चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो गई और जब चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई तो ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था और उसके बाद उनकी मौत हो गई। 297 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ के बाद उनके बेटे बिंदुसार बनते हैं राजा। बिंदुसार यहाँ पर राजा बन गए और वो राज्य का अच्छे से प्रभाव संभालने लगे, राज्य को देखने लगे, मेंटेन करने लगे। उन्होंने भी कलिंग को जीतने की कोशिश की, कलिंग पर उन्होंने भी कई आक्रमण किए, किंतु कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए और बिंदुसार का पूरा जीवन निकल गया। तो राजा चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, मौर्य वंश के ये दो राजा पूरी तरीके से खप गए। इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, किंतु कलिंग को नहीं जीत पाए। अब आता है वो तीसरा राजा। साल आता है 272 बीसीई, यानी कि 272 बीसीई। 272 बीसीई में बिंदुसार की हो जाती है मौत। बिंदुसार अपने बेटे सुसीम को राजा बनाना चाहते थे, किंतु जो उनके दरबार में अमात्य, खल्लटक और राधागुप्त वगैरह थे, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सुसीम राजा बने। ऐसे में अशोक को बुलाया जाता है मगध में, जो कि बिंदुसार के ही बेटे थे, और उनको प्रभार दे दिया जाता है। वो उनको राजा बना दिया था, मतलब एक तरीके से कार्यकारिणी राजा बना दिया जाता है। वो भी उनका राज्य पर अभिषेक नहीं हुआ था, राज्याभिषेक नहीं हुआ। साल 268 बीसीई में, 268 बीसीई में अशोक फॉर्मली राजा बन जाते हैं। ठीक है, ये तीसरा राजा था अशोक। जी हाँ, अब अशोक फॉर्मली राजा बन जाते हैं। ये थे बिंदुसार के बेटे और अशोक अगले 8 साल तक कंटिन्यू अपने शासन को मेंटेन करते हैं, जिसमें वो कश्मीर को भी जीतते हैं, अपने हक उस दुश्मन को मिटा देते हैं जो उनके और उनके सिंहासन के लिए खतरा था, चाहे वो कोई राज्य हो, चाहे वो उनका खुद का सगा भाई क्यों ना हो। ऐसा बोला जाता है लगभग 99 भाइयों की हत्या कर दी थी अशोक ने इस शासन को पाने के लिए, सिंहासन को पाने के लिए।
और कंटिन्यूटी में 8 सालों तक ये अपना शासन स्मूथली चला रहे थे। अब कहानी कुछ ऐसी होती है कि एक दिन अशोक बैठे हुए थे अपने राज दरबार में और साल कुछ 262 BCE बताया जाता है। देखिए इतिहास में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है। आप जैसे 8 साल देखोगे तो 262 BCE का होगा जाके, ये होगा जाके 6 साल के दौरान, तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट मिलता है। तो साल 262 BCE बताया जाता है कि जब अशोक यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पर अपने राज दरबार में, इन्होंने पूछा अपने दरबारियों से कि बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, राज्य अच्छे से मेंटेन चल रहा है, कोई समस्या तो नहीं आ रही है। एक दरबारी खड़ा होता है और वो बताता है कि महाराज हमारे राज्य के दक्षिण दिशा से, दक्षिण यानी कि साउथ, ठीक है, दक्षिण यानी कि साउथ, दक्षिण दिशा से लगातार छोटे छोटे हमले होते रहते हैं, सीमा विवाद होते रहते हैं, इनसे जरा समस्या है। ये सुनते ही अशोक तमतमा उठे। उन्होंने अपने उस सेनापति से कहा कि हो भी क्यों ना सेनापति, दक्षिण में कलिंग जो है, और कलिंग को आज तक हम नहीं जीत पाए, ना हमारे दादा चंद्रगुप्त मौर्य, ना मेरे पिता बिंदुसार। इसीलिए इन कलिंग वालों के दिमाग अत्यंतिक खराब हो चुके हैं। एक वो संदेशा लेते हैं और वो लिखते हैं कलिंग के राजा के लिए। कलिंग के राजा यहाँ पर थे अनंत पद्मनाभन। याद रखिएगा इस समय अशोक के समय कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन थे। अनंत पद्मनाभन को ये एक संदेशा भेजते और इस संदेशे में लिखा था कि कलिंग मगध के समक्ष अपने घुटने टेक दे, मगध के समक्ष अपना समर्पण कर दे, अन्यथा कलिंग युद्ध के लिए सज्ज हो जाए। और ये युद्ध इतना भयंकर होगा कि यहाँ पर कलिंग का बच्चा बच्चा मारा जाएगा, पुरुष स्त्रियां कुछ भी नहीं बचेंगी। इसलिए कलिंग की भलाई यही है कि वो मगध के समक्ष अपना समर्पण कर दे। अब एक दूत ये संदेशा लेकर जाता है कलिंग में पहुंचता है और ये संदेशा अनंत पद्मनाभन को देता है। अनंत पद्मनाभन जब ये संदेशा पढ़ते हैं तो अपने क्रोध से तमतमा जाते हैं। आखिर तमतमाए भी क्यों ना, एक शासक दूसरे शासक से कह रहा है कि अपना समर्पण कर दो, अन्यथा हम आपको मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। अब आप सोचिए ये इतनी बड़ी बात होती थी उस समय पर, और कलिंग एक छोटा सा देश, कलिंग के राजा ने एक संदेशा वापस भेजा और इस संदेशे में लिखकर भिजवाया कि मगध चाहे तो हम पर आक्रमण कर दे, मगध चाहे जो कर ले, कलिंग कभी भी मगध के समक्ष नहीं झुकेगा। अगर मगध को आक्रमण करने का इतना ही शौक है तो आ जाए रणभूमि में, हम भी तैयार खड़े हैं। कलिंग मगध की सेना का प्रतिकार जरूर करेगा, अपनी रक्त की अंतिम बूंद तक हमारे योद्धा लड़ेंगे, रक्त की अंतिम बूंद तक हम लड़ेंगे, मरेंगे और मिटाएंगे, संग में मिटेंगे। यह संदेशा पहुंचता है अशोक के पास। अशोक इस समय आप समझिए अखंड भारत के राजा हैं, कोई भी इनके समक्ष चुनौती नहीं है। अभी चक्रवर्ती राजा नहीं बन पाए हैं क्योंकि कलिंग उनके अधीन नहीं है। अशोक ने जब ये संदेशा पढ़ा तो अशोक क्रोध से तमतमा उठे। अशोक ने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि जाकर अपनी सभी सेना सजाओ और हम युद्ध के लिए निकलेंगे कलिंग पर। ये देखकर दरबार में बैठे कई लोग काफी डर से गए कि कलिंग पर आक्रमण, वो कलिंग जिस पर न जाने कितने बार हमने आक्रमण किया, कभी इसको जीत नहीं सके, क्या अब इस कलिंग को जीत पाएंगे? यहाँ पर अशोक की पूरी सेना सज्ज हो रही है, अशोक की चतुरंगिनी सेना सज्ज हो रही है कलिंग पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन कलिंग भी क्या कर रहा होगा? कलिंग भी आपको क्या लगता है शांत बैठा होगा? बस इंतजार कर रहा होगा कि कब मगध की सेना आए और हमें मिटा दे। जी नहीं, कलिंग भी अपनी सेना सज्ज कर रहा था। क्या कर रहा था कलिंग, ये आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में। ये एपिसोड जरूर देखिएगा, अगला एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है। महायुद्ध का वर्णन होगा, कलिंग और मगध कैसे आपस में भिड़ते हैं और कैसे कलिंग को अशोक मिटा देता है। तो क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, और मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।